Hello friends, this is me Hemant Agrawal, your maths mentor, and once again I am here for you on my YouTube channel Maths on Class with some new problems of NTA अभ्यास टेस्ट ऐप। इन प्रॉब्लम्स को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले आप मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। Subscribe my YouTube channel and press the bell icon. The problem is on your screen. Problem is the number of non-negative integral solutions of the equation. एक इक्वेशन गिवन है, आपको लिख देते हैं। इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 5t इक्वल्स टू 15, राइट। इसके नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशंस की संख्या आपको बतानी है। नॉन नेगेटिव का मतलब आप x, y, z और t की वैल्यू 0 भी ले सकते हैं, राइट। अब देखिए, इस तरह की सिचुएशन में हमारे पास जो फॉर्मूला होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशंस को फाइंड करने का, वो ये होता है n प्लस k माइनस 1 c k माइनस 1। इस फॉर्मूले को हम यूज़ करते हैं ना, लेकिन इस फॉर्मूले को हम तभी यूज़ कर पाते हैं जब इक्वेशन में सभी वेरिएबल्स के कोफिशिएंट क्या हों, 1 हो। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है, z का कोफिशिएंट 1 है, लेकिन t का कोफिशिएंट क्या है, 5 है। तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो t वाली टर्म है x प्लस वाई प्लस जेड, इसको दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे 15 माइनस 5t। अब देखिए, t की जो मैक्सिमम वैल्यू है, इतना तो आप जान सकते हैं कि t की मैक्सिमम वैल्यू 3 होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0। क्योंकि t की वैल्यू 3 रखेंगे तो 15 हो जाएगा ना, उस केस में सारे क्या हो जाएंगे, 0। 15 इक्वल्स टू 15, तो t की मैक्सिमम वैल्यू 3 हो सकती है। अब देखिए, इसको आप एक बार कांस्टेंट की तरह ट्रीट करें, तो इस इक्वेशन के नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशंस की संख्या अगर इस फॉर्मूले से हम फाइंड करें, तो इस फॉर्मूले से जब फाइंड करेंगे तो यहाँ पे देखिए n की वैल्यू कितनी हो गई, 15 माइनस 5t, प्लस k की वैल्यू कितनी हो गई, 3 माइनस 1 c 3 माइनस 1। ये इसके नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशंस की संख्या होगी। लेकिन t के लिए कंडीशन देखो, t की वैल्यू 0 से 3 तक आप ले सकते हैं। तो सभी सॉल्यूशंस को अगर आपको ऐड करना है तो t के लिए आपको इसमें समेशन के साथ लिमिट लगानी होगी 0 to 3, राइट। तो इसको सॉल्व करने पर सभी नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशंस की संख्या आपको मिल जाएगी। t इक्वल्स टू 0 to 3, ये कितना बनेगा, 17 माइनस 5t c2, राइट। अब t की वैल्यू 0 पुट करें तो ये बनेगा 17 c2 प्लस, फिर t की वैल्यू 1 पुट करेंगे, कितना आएगा ये, 12 c2 प्लस t की वैल्यू 2 पुट करेंगे, कितना आ जाएगा ये, 7 c2, और t की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो कितना आएगा ये, 2 c2। 17 c2 की वैल्यू होगी 17 इंटू 8, ठीक है ना, 136, राइट। इसकी वैल्यू होगी 66, इसकी वैल्यू कितनी बनेगी देखो, 21 प्लस 1। इनको आप ऐड कर लीजिए, 2 8 प्लस 6, राइट, 8 प्लस 6 14, 1 14 20 22, राइट। तो 224 will be the answer of this problem, which is given in option number 2. So option 2 will be the correct answer. Now we move to the problem number 2. देखिए, प्रॉब्लम 2 में एक फंक्शन दिया हुआ है, लिख देते हैं फंक्शन fx। दिस इज 1/x² when mod x greater than equal to 1, right, and alpha square plus beta when mod x less than 1, and we are being said that fx is continuous and differentiable function at any point, then alpha और beta की आपको वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो देखिए, इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। कैसे, ये जो कंडीशन है mod x greater than equal to 1, इसमें दो कंडीशंस होती हैं, एक तो होती है x less than equal to -1 की, और एक x greater than equal to 1 की, राइट। तो x लेस देन इक्वल टू -1 के साथ फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, 1/x², और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए भी फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, 1/x², राइट। और ये जो कंडीशन है, इसका मॉड हटाएंगे तो ये इस तरह से बनेगी। इसमें फंक्शन किसके इक्वल है, α² प्लस बीटा के। अब फंक्शन को चूँकि कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल कहा गया है, तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी जो है वो सीधी सी बात है, हम किस पर यूज़ करेंगे, -1 पर और 1 पर, जो फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो फॉर कंटिन्यूटी, अगर कंटिन्यूटी के लिए यूज़ करें तो देखो, -1 पर जो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी, वो इसमें डायरेक्ट -1 रख दें x की जगह 1, राइट। -1 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 1, और -1 पर
राइट हैंड लिमिट जो होगी फंक्शन की वो कितनी आएगी, अल्फा प्लस बीटा। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो ये तीनों इक्वल होंगे, तीनों इक्वल होंगे, तो यहाँ से एक कंडीशन मिल गई आपको क्या, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, राइट। ऐसे ही 1 पर अगर आप कंटिन्यूटी की कंडीशन लगाएंगे तो 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी, अल्फा प्लस बीटा, डायरेक्ट एक्स की जगह 1 रखेंगे। 1 पर राइट हैंड लिमिट कितनी आएगी, 1, ठीक है, और 1 पर फंक्शन की वैल्यू भी आएगी 1। तो 1 पर अगर आप कंटिन्यूटी यूज़ करेंगे तो भी आपको यही इक्वेशन मिलने वाली है। तो कंटिन्यूटी की कंडीशन यूज़ करने से अल्फा बीटा में एक इक्वेशन मिली। अब कहा गया है कि ये डिफरेंशिएबल भी है। अब डिफरेंशिएबल भी है तो इसका डिफरेंशिएशन करें, देखो डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश एक्स कितना होगा, देखो इसका डिफरेंशिएशन आएगा माइनस का 2/x³। कब, जब x लेस देन इक्वल्स टू -1 हो, राइट, x लेस देन इक्वल्स टू -1 के लिए, x लेस देन 1 ग्रेटर देन -1, इसके लिए कितना आएगा ये 2α x, और इसमें कितना आएगा अगेन -2/x³ व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो फिर से -1 पर अगर डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन लगाएं तो -1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए इसमें डायरेक्ट x की जगह -1 रखें तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आएगा, इसका 2 आ जाएगा, राइट। डिफरेंशिएबिलिटी की अगर कंडीशन हम यूज़ करेंगे तो डिफरेंशिएबिलिटी कंडीशन यूज़ करने पर -1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आएगा, इसका 2, और -1 पर राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए इसमें आप x की जगह -1 रख दें, कितना बनेगा ये -2 अल्फा। तो ऐसे अल्फा की वैल्यू कितनी बन गई, -1। ऐसे अगर मान लो 1 पर डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन लगाएं तो 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आएगा, 2 अल्फा, राइट, और 1 पर राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आएगा, इसमें रखेंगे तो -2। तो यहाँ से भी आपको अल्फा की जो वैल्यू मिलेगी वो -1 ही मिलेगी। तो अल्फा की वैल्यू श्योर होती है -1, अल्फा की वैल्यू -1 इसमें पुट कर दें तो बीटा की वैल्यू भी आ जाएगी यहाँ से 2। तो इस तरह से बीटा की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 2, अल्फा की वैल्यू -1। तो देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, अल्फा -1 बीटा इक्वल्स टू 2, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ वी मूव टू द प्रॉब्लम नंबर 3। सो गाइस प्रॉब्लम नंबर 3 में हमको दिया हुआ है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहा गया है अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन 8x² -3x + 27 इक्वल्स टू 0। इट इज़ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। तो देखिए जैसे ही अल्फा बीटा इसके रूट्स होंगे तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स कितना होगा 3/8 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा ये कितना हो जाएगा 27/8, राइट। आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है α² बीटा होल पावर 1/3 प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा होल पावर 1/3, राइट। तो देखिए 1/3 पावर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा की पावर कितनी हो जाएगी 2/3, बीटा की पावर कितनी हो गई 1/3, इधर बीटा की पावर कितनी हो जाएगी 2/3 और अल्फा की पावर कितनी हो जाएगी 1/3, राइट। आई होप ये बहुत ही सिंपल स्टेप है, आप समझ गए होंगे। पावर को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया है। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा इसका अल्फा पावर 1/3 बीटा पावर 1/3, अल्फा पावर 1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा पावर 2/3 इंटू अल्फा पावर 1/3 कितना बन जाएगा अल्फा। ऐसे ही ये कितना बनेगा बीटा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, रख दें अब इसमें डायरेक्ट 3/8 और यह है अल्फा बीटा का होल क्यूब। अल्फा बीटा का होल क्यूब का मतलब 27/8 का होल क्यूब, राइट। सो दिस विल बी 3/8 अपॉन 27 का क्यूब रूट कितना होगा 3, 8 का क्यूब रूट 2, ये इससे कैंसिल, ये 4 टाइम कैंसिल, तो 1/4 विच इज गिवन इन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। In next problem we are given a series of 10 terms। तो इसका आपको सम बताना है। सीरीज इस तरह से है 1 2/3² प्लस 2 1/3² प्लस 3², राइट, 3 2/3² अप टू 10 टर्म्स। ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए इसको फाइंड करने के लिए ये कितना बनेगा 5/3², राइट। ये कितना बनेगा 7/3²। ये जो 3² है इसको लिख देंगे 9/3², राइट। फिर ये कितना बनेगा 11/3² प्लस एंड सो ऑन अप टू 10 टर्म्स। तो देखिए यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, आप इस पैटर्न को पहचानें। सभी टर्म्स में अपॉन में क्या आ रहा है 3 का स्क्वायर आएगा, है ना, और ऊपर 5 7 9 11 ये किसके टर्म्स हैं AP की, ठीक है। तो आप इसको समेशन फॉर्म में लिख लें। समेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे,
समीशन फॉर्म में लिखेंगे तो देखो जो जनरल टर्म होगी उसमें यहाँ पे क्या आएगा 3 का स्क्वायर आएगा, राइट। अच्छा ऊपर क्या आएगा 5, 7, 9, 11, ये जो AP है इसकी nth टर्म या इस AP की जो जनरल टर्म है वो इधर आएगी, है ना। तो इसकी जनरल टर्म निकाले कर आओ nth फार्मूले से। n टर्म का जो फार्मूला होता है क्या, ये वाला a + n-1 इंटू डी। तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5, n-1 इंटू डी, डी कितना हो गया इधर 2, तो ये बन गया कितना 2n + 3, राइट। तो दिस इज 2n + 3। n की वैल्यू देखिए 1 से लेकर कहाँ तक ले जाएंगे हम 10 तक, क्योंकि आपको 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है, राइट। तो n को 1 रखेंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी। अच्छा यहाँ पे स्क्वायर और है, स्क्वायर लगा दिया। 2 रखेंगे तो ये टर्म आएगी, 3 रखेंगे तो ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। अच्छा अब इसको सॉल्व करना है तो एकदम आसान है, 1/9 तो बाहर, ठीक है। समेशन के अंदर देखिए इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, 4n² + 12n + 9, राइट। समेशन को आप सेपरेट कर लेंगे तो समेशन 4 तो आगे आ जाएगा, समेशन n² + 12 समेशन n + 9 समेशन 1, राइट। 1/9 4 समेशन n² की वैल्यू क्या होती है n + 1 2n + 1/6। तो n की जगह हमको क्या रखना है 10, क्योंकि 10 टर्म्स का सम चाहिए। तो n + 1 हो जाएगा 10 × 11 और 2n + 1 कितना हो जाएगा 21/6, राइट। ये इसकी वैल्यू हो गई 12, इसकी वैल्यू n + 1/2 तो 10 × 11/2 + 9 और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 10, राइट। अब इसको सॉल्व आउट कर लें आप, सॉल्व करेंगे तो 1/9 ये कितना बन जाएगा, देखो सॉल्व करो इसको 2, 3, 7, ठीक है। तो कितना आ गया सॉल्व करने पर, लिख देता हूँ इधर 77 × 20 क्या आ गया 1540 प्लस इसे कैंसिल 6 टाइम्स 660 + 90, राइट। इसको सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, देखिए इसका जो आंसर है वो पहले निकाला हुआ है, ये आएगा 2290/9, राइट। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स नंबर से है। इसमें कहा गया फॉर ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन दी हुई है z³ + a z² + bz + c = 0 आर यूनिमॉड्यूलर। इसके जो रूट्स हैं, रूट्स के बारे में क्या कहा जा रहा है, रूट्स कैसे हैं, यूनिमॉड्यूलर हैं। यूनिमॉड्यूलर का मतलब उनका जो मॉडुलस है, मॉड वैल्यू कितनी होगी 1। तो आपको ए और सी के लिए कंडीशन बतानी है, ठीक है। तो इसके जो रूट्स हैं, रूट्स हमने क्या सपोज कर लिए अल्फ़ा बीटा गामा, है ना। और ये जो रूट्स हैं ये इस तरह से होंगे कि मॉड ऑफ अल्फ़ा 1 होगा, मॉड ऑफ बीटा कितना होगा 1 और मॉड ऑफ गामा भी कितना होगा 1, क्योंकि यूनिमॉड्यूलर आपको कहे गए हैं, ठीक है। तो फटाफट से सम ऑफ रूट्स अगर हम इसमें निकालें, ठीक है ना, तो सम ऑफ रूट्स कितना आएगा, देखो -a, दो के प्रोडक्ट का सम अल्फ़ा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फ़ा, ये कितना आएगा b, राइट। और तीनों रूट्स का जो प्रोडक्ट है अल्फ़ा बीटा गामा, ये कितना आएगा -c। तो सबसे पहले c के बारे में देख लेते हैं। देखो ये जो कंडीशन है इसमें अगर मैं दोनों साइड मॉड लगा दूं तो मॉड ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा = मॉड ऑफ -c, राइट। ये हो जाएगा मॉड ऑफ अल्फ़ा × मॉड ऑफ बीटा × मॉड ऑफ गामा = मॉड ऑफ c। ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो मॉड ऑफ c की वैल्यू कितनी हो गई 1, राइट। तो मॉड ऑफ c = 1, एक कंडीशन तो ये मिल गई। और अब a के बारे में बात करें, क्योंकि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलें तो ऑप्शंस में a और c की बात हो रही, तो a के लिए आप ये वाली जो कंडीशन है इसको देखें, ठीक है। तो a के मॉडुलस के लिए यहाँ पे दोनों साइड में मॉडुलस लेंगे तो -a का जो मॉडुलस है वो a के मॉडुलस के इक्वल होगा, राइट। और इधर आ जाएगा मॉड अल्फ़ा + बीटा + गामा, राइट। तो मॉड अल्फ़ा + बीटा + गामा, ये जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू <= होगी मॉड ऑफ अल्फ़ा + मॉड ऑफ बीटा + मॉड ऑफ गामा के। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी काम में लेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की या रियल नंबर्स की, क्या मॉड ऑफ अल्फ़ा + बीटा + गामा <= मॉड अल्फ़ा + मॉड बीटा + मॉड गामा होता है, राइट। तो ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 1 है, तो कितनी हो गई ये वैल्यू 3 और ये है मॉड a। सो मॉड a दिस विल बी <= 3।
नाउ चेक द ऑप्शंस. Mod A less than equals to 3 and C equals to 1. Option D is the correct answer of this problem, right? तो ये 5 प्रॉब्लम्स थे. आई होप आपको ये प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस समझ में आए होंगे. तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई प्रॉब्लम्स के साथ. टिल देन गुड बाय. कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग. थैंक्स फॉर वॉचिंग.